अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में 92 न्यूज़ देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढेरों मुबारकबाद। आज का वो दिन कि जब दुनिया और इस कायनात के रहबर की आमद हुई है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन उसवा हसना है। उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू बाकी आने वाली दुनिया के इंसानों की रहनुमाई करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अगर ज़िंदगी भर फॉलो किया जाए तो इस दुनिया और इस आखिरत की जो कामयाबी है उसकी भी ज़मानत है। मौजूदा पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इस बात पे फ़ख्र करते हैं, इस बात पे रश्क करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ उनकी मोहब्बत और बिलखुसूस जो ख़त्म नबूवत की कॉज़ है उसके साथ उनके लगाव की मिसाल दुनिया भर के दीगर लोगों की निस्बत नहीं मिलती। हमारे लिए ये खुशबख्ती है, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हमारा ये ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने वाले आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन उनकी तालीमात रहती दुनिया तक हमें रहनुमाई फ़राहम करती हैं। आज के दिन जहाँ मुसलमान अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, वहीं अपनी इस्लाह के एतबार से और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारी रहनुमाई किस तरह करती है, प्रोग्राम के आगाज़ में इसी पर बात करेंगे। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात चल रहे हैं उस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्सों में जाकर बात करेंगे। हमें सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब भी ज्वाइन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज का दिन हम लोग पाकिस्तान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है उसकी पैरवी कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है? अब वैसे सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है कि तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को, खा वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा मुबारक, खैर मुबारक। मैं आगाज़ करूँगा हफीज़ ताइब साहब के दो अशार से। कहते हैं कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। ये आज की हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है, ख्वाहिश है। एक शीरीं झलक, एक नूरी डलक, तल्ख़ तारीख है ज़िंदगी या नबी। सुभान अल्लाह। सच मेरे दौर में जुर्म है ऐब है, सच मेरे दौर में जुर्म है ऐब है, झूठ फ़न्ने अज़ीम आज लारैब है। एक एज़ाज़ है जहलो बेरा रवी, एक एज़ाज़ है जहलो बेरा रवी, एक आज़ार है आगे ही या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, आपकी बेसत होती है, नबूवत अता होती है, तो दुनिया भर एक ही निज़ाम था जिसमें किंग और पोप, एक मजहबी रहनुमा और एक सियासी रहनुमा जो था वो हुक्मरानी करते थे और उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़, किंग के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ कानून होता था और पोप के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ खुदाई फरमान होता था। और दिलचस्प बात यह है कि ना किंग अपने कानून का पाबंद था, ना पोप उस फरमान का पाबंद था, वो मुस्तस्ना थे इस चीज़ से। चुनाचे पूरी इंसानियत जो थी, पूरी दुनिया जो थी, इंसान जो था, वो इन दोनों का ग़ुलाम था। हालांकि हज़रत उमर के अल्फाज में वो पैदा आज़ाद हुआ था, उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद जना था, लेकिन वो ग़ुलाम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत होती है और आप जो पैगाम दुनिया को देते हैं उसमें यह है कि तुम आज़ाद हो, तुम माँ के पेट से आज़ाद पैदा हुए हो और तुम्हें कोई ग़ुलाम नहीं बना सकता। तुम सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के क़वानीन के पाबंद हो
जो इस कुरान मजीद की सूरत में आपके पास हैं, और जिस तरह ये आप लोग, आम लोग इसके पाबंद हैं, इन कवानीन के, खुदाई कवानीन के, इस तरह मैं भी पाबंद हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का फरिश्तादा हूँ, मैं भी इससे मुस्तस्ना नहीं हूँ, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। ये उन्हीं तालीमात का असर था कि खलीफा वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब बात करते हैं तो एक बद्दू खड़ा होकर कहता है हम आपकी बात नहीं सुनते। और क्यों? कि पहले आप चादर का हिसाब दें। अब बात को मुख्तसर करते हुए, ये 30 साल आपके के बाद 30 साल तक ये निज़ाम चलता है जो दुनिया के लिए एक रोशनी का मीनार बनता है, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम की तरफ रुजू करती है। लेकिन हमारी, आपकी और मुसलमानों की बदकिस्मती है कि 30 साल के बाद हम दोबारा उस मलूकियत और शहनशाहियत की तरफ चल पड़ते हैं जिसको ख़त्म करने के लिए, और उस मजहबी पापायत की तरफ चल पड़ते हैं जिसको ख़त्म करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। फिर बादशाह जो है वो भी मुस्तस्ना हो जाता है कवानीन, खुदाई कवानीन से, वो भी किसी कायदे कानून का पाबंद नहीं रहता, और मजहबी पेशवा भी फिर वो हो जाता है, सल्तनतें बनती हैं और अपने सिलसिले। नतीजा ये है कि आज, अच्छा ये है कि उस दौर में मुसलमान फैलते हैं, उनकी रियासत फैलती है, मकबूजा इलाके बढ़ते हैं, लेकिन वो जो पैगाम रहमत था जिसमें बड़े और छोटे में, आका और मौला में, आका और ग़ुलाम में कोई तफरीक नहीं थी, वो निज़ाम ख़त्म कर देते हैं। जी। और आज आलम ये है कि 1400 साल बाद 1500 साल गुज़र गए, आज ये है कि दुनिया में आज़ादियों का दौर है, और बदकिस्मती से आलम इस्लाम में पाबंदियों का दौर है। जी, सही, ठीक इरशाद साहब। ये एक वो है, अलमिया है जी, जिसकी तरफ हफीज़ तायब साहब ने भी इशारा किया कि हमको दरकार है रोशनी या नबी। वो रोशनी आज हमें तलब करनी चाहिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसनात से। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। सेनेटर साहब, आपको खासा वेट करना पड़ा, माज़रत। ये बताइएगा, हम ज़रा सियासी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपको बहुत दूर दूर तक कोई कुर्बत नहीं थी, लेकिन जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, फितरी तौर पे आप लोग करीब आए, एक डायलॉग इनिशिएट हुआ, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तो 2 दिन पहले हुआ कि जब मौलाना फजलुर रहमान अड़ गए और जो आइनी तरमीम हुकूमत करना चाहती थी उन्होंने नहीं होने दी। बुनियादी सवाल ये है कि ये डायलॉग का प्रोसेस आप नहीं समझते कि दीगर भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ किया जाए तो अल्टीमेटली आप अपने मकासद हासिल कर सकेंगे, आपकी जमात के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी ये बेहतर होगा? फजल आपको और इरशाद साहब आपको और पूरी कौम को आज जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक। अल्लाह हमें तौफीक दे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी राह पे चलते हुए हम उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात की मौलाना साहब के हवाले से, देखें इसमें याद रखिएगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या जो नेचुरल किस्म के जो अलाइज होते हैं, ये कोई चोजन नहीं होते, ये इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। ये ज़िंदगी में चॉइसेस करनी पड़ती हैं बाज़ औक़ात। अब ये देखिए कि आज से 3 दिन पहले जब मौलाना साहब से हमारी बात हुई थी, पीपल्स पार्टी की बात करी थी, जिस किस्म की अमेंडमेंट्स लाई जा रही थी, अल्टीमेटली वो एक अवाम में एक ऑटोमेटिकली एक गुस्सा से फैल गया था, नॉट नोइंग। अवाम को पता कोई नहीं था, मतलब ये तो जानिए कि नून लीग वालों को पता नहीं था, पीपल्स पार्टी तो बहुत दूर की बात है, यानी कि आजम तारड़ साहब को पता नहीं, का ड्राफ्ट जो बन के उनको हाथ में थमाया गया उनको पता नहीं था। एक नेचुरली एक फील आनी शुरू हो गई, और हर जमात को, जिसमें मौलाना साहब भी थे, उनको फील आ ली कि अवाम में गम और गुस्सा आ रहा है। सो अल्टीमेटली हम सब जब इकट्ठे हुए तो वो एक अवाम की उस पॉइंट पे इकट्ठे हुए, नॉट दैट कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। जो अमेंडमेंट्स हमें बताई गई और जो मौलाना साहब को समझाई गई वो पर्सन स्पेसिफिक थी और टाइम बाउंड भी थी कि 25 अक्टूबर से पहले करनी है, जिससे पहले नए चीफ जस्टिस आते, और पर्सन स्पेसिफिक ये कि हर अमेंडमेंट के पीछे आपको कहीं ना कहीं एक एजेंडा नजर आ रहा होगा, कोई शख्स नजर आ रहा होगा, इसकी एक्सटेंशन होनी है, इसको एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट खड़ी करनी है।
बुनियादी सवाल ये है कि अगर आप मौलाना के साथ जिस माजी में रहा, जो अलकाबाद से उनको नवाजा जाता था, आपके बानी भी जिन अलकाबाद से उनको नवाजते रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये चैनल एक्टिव ना होता मुज़ाकरात वाला, आपकी कोई रस्म व राह उनके साथ ना होती, तो आप समझते हैं कि ये कामयाबी आपको मिल सकती थी? मौलाना को तो जिनके साथ कुर्बत होनी थी उनकी बात तो माननी थी मौलाना ने। हाँ, लेकिन उसकी वजह ये भी थी ना कि हम वाहिद वो दो पार्टीज हैं जो सिस्टम के खिलाफ इस वक्त खड़ी हैं, और खड़ी नहीं 8 फरवरी के बाद। बाकी जितने पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। इस पूरी अमेंडमेंट के जो बेनिफिशियरी वो सिस्टम के लोग भी हैं। मैं आपको बताऊं, इनको जो पैगाम दिया गया है कि अगर आप लोगों ने ये अमेंडमेंट पास ना करवाई 25 अक्टूबर से पहले, तो ये सिस्टम रोल बैक हो जाएगा। अगर सिस्टम रोल बैक होता है तो ये तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज जो गवर्नमेंट में बैठी हैं, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जितनी भी जमातें बैठी हैं, इन सबका नुकसान होना है। हम इनसे आज राह और रस्म बढ़ा भी लेते, आपकी कहने के पॉलिटिकल फोर्सेस से बात किया, कहीं ना कहीं आके माज़रत के साथ ये आपने दिलचस्प बात कही है कि इनको पैगाम दिया गया है, यानी हुक्मरान इत्तेहाद से कहा गया है कि 25 से पहले आपने अमेंडमेंट्स ना की तो आपको घरों को भेज दिया जाएगा, आप फारिग हो जाएंगे। तो ये पैगाम किस तरफ से दिया गया है, कहाँ से दिया गया है? इरशाद साहब, अगर आपको पैगाम कौन देता होता है? पैगाम देने वाले देते हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया वही पैगाम देते हैं, और पैगाम देने वाला भी वही, और समझने वाले भी बच्चे कोई नहीं है। और माशाल्लाह आपको भी पैगाम की समझ लगती है सर कि पैगाम कौन देते हैं। मैं समझ पाता तो मैं आपसे सवाल ना करता। अलहमदुलिल्लाह सारी उम्र सर पैगाम देने वालों को, मतलब आप भी समझ पाए तो इरशाद साहब कौन समझाएगा? काजी साहब से उनको क्या दिलचस्पी है? किससे? काजी? अच्छा, काजी साहब से कोई दिलचस्पी है? वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ये 8 रुकनी जो एक फैसला आया है, जो कि खवातीन के हवाले से, खवातीन की रिजर्व सीटों के हवाले से आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए जमात एक्सेप्ट करने के हवाले से आया है। कल को परसों उसका वजाती फैसला भी आ गया था, जिसको अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं माना। इस फैसले से नफरत हो सकती है, और ये प्रीएम्प्ट किया जा सकता है कि जब नया चीफ जस्टिस आएगा तो यकीनन उसके आने के बाद जो मामला है वो किसी और की तरफ जा सकते हैं। सो इस प्रीएम्प्शन की वजह से चीजों को थोड़ा सा ना हार्ड हेडेड किस्म का लिया जा रहा है, इसीलिए प्लानिंग है कि जल्दी जल्दी किया जाए। अब आप ये देखें आगे, जैसे फैसल साहब ने मुझे रोक लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो हेड है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी उसका चीफ जस्टिस होगा। अल्टीमेटली जिसको बनाया जा रहा है वो शख्स क्या होगा? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी, या इस अमेंडमेंट से रिलेटेड या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट इश्यूज आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आएंगे, वो किसके पास जाएंगे? अल्टीमेटली एक शख्स के बाद जिसको ये लगाने जा रहे हैं। वो शख्स कौन है? जिसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान, वो पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो नहीं होंगे। दूसरा, ऑन साहब जब आप लोग इक़्तिदार में थे उस वक्त भी ये आईनी अदालत की बात की जाती थी और मिसालें दी जाती थी। अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये अदालतें काम कर रही हैं। फिर ये भी रिपोर्ट हुआ 3 दिन पहले कि कुछ मशरूत आमादगी भी आपके कुछ लोगों ने इस पर जाहिर की। लेकिन अब आईनी अदालत अगर बनती है तो इसमें क्या मसला है? और दूसरा, जो आप बुनियाद बना रहे हैं कि एक ही शख्स को नवाजा जाएगा, उसके अभी तक तो कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। आईनी अदालत का लाज़मी नहीं है कि कोई और भी तो चीफ जस्टिस हो सकता है। नहीं फैसला एक बात बताऊं, जितनी अमेंडमेंट्स आई है ना, अगर आप थोड़ा बगौर उसको स्टडी करना शुरू करें तो उसकी टाइमिंग और उसकी जो डिटेल्स है वो एग्जैक्ट शो करती है। यानी कि बात सुने, इस वक्त आप एक शख्स रिटायर होने जा रहा है, अल्टीमेटली अगर ना गलत जाए, प्रिज्यूमेबली चले कह देते हैं, उसी को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का। अब 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही होंगी, लेकिन फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी हेड हो जाएगा। नंबर 1, आर्टिकल 63A में उन्होंने कहा जिस तरह करते हैं, जो शख्स वोट डालने के लिए आएगा उसका वोट काउंट हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी साथ कर दें। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 MNAs जो पिछले 8 दिनों से अगवा, मैं उन MNAs की बात नहीं कर रहा जो पार्लियामान में से अगवा हुए थे, मैं उन MNAs की बात कर रहा हूं जो बाहर थे, जिनको कहीं रखा गया था। अगर उनसे जबरदस्ती वोट करा दिया जाता है तो वोट काउंट हो जाएगा। अगर मौलाना नहीं मानते तो वो वोट काउंट हो जाएगा। लेकिन नाम क्या थे? और सब आप अपने MNAs को डिस्क्वालिफिकेशन, इरशाद साहब एक सेकंड सर। अच्छा ठीक है, फरमाएं। मैं सिर्फ, अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो किसके पास जाएगी? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास। ठीक, अगर अगली बात, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनमें से जो जजेस हैं, जिन 6 जजों ने खत लिखा था, उनमें से एक जज चीफ जस्टिस बनने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये फैसला कर लिया गया है कि जी गवर्नमेंट जिसको चाहे उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भेज देगी और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ठीक, उन्होंने कहा जी जो सर्विसेज हैं उनकी 3-3 साल म्याद बढ़ाई जा सकती है। फेयर इनफ। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 8 में ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की जो बात की गई उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, अगर कोई शख्स किसी भी तरीके से किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करता है और उसको
उसको उठा लिया जाता है तो उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है ना वो तल्फ कर दिए जाएंगे और उसको मिलिट्री ट्रायल में भेजा जा सकता है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपको साउंड करेंगी। कौन साहब ये बातें ठीक है जो मुसव्वदा सामने मेरा जो पॉइंट था, मैं सवाल करने लगा था, वो ये है कि आप अपने अरकान असम्बली को 7 को काबू नहीं कर सकते तो उसमें अपोजिशन का हुकूमत का क्या कसूर है। दूसरा, 2 अरकान जो मुल्क से बाहर थे आपने उनको रोका कि आप ना आएँ, वो आ गए, तो इसका मतलब वो अपने आज़ाद मंशा से आए, इरादे से आए हैं, उनको ज़बरदस्ती तो वहाँ से नहीं लाया गया, इंटरपोल के ज़रिए तो नहीं आए। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि जी इस तरह करें, ये जो 7 लोग आए ना, आप इसको मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं करते? मैं अभी आपको एक वीडियो भेज देता हूँ सादुल्लाह बलोच की, उसने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया, आप बेशक अपने चैनल पे चला दी। उसने पूरी तफसील बताई कैसे उसके गांव वाले घर से उसकी बीवी को, उसकी बेटी और उसकी खाला को उठाया गया, 8 घंटे उनको रखा गया और ड्राइवर से फोन करवाया कि अगर तुम फलानी जगह पे ना आए तो हम इनके साथ जो करेंगे तुम्हारी सोच से बाहर है। डू यू रियली थिंक फैसल साहब, आप, इरशाद साहब या मैं, इस किस्म की थ्रेट के बाद कोई बंदा स्टैंड कर सकता है जिसकी बीवी बेटी उठा ली गई हो? अगर कोई मुल्क से शख्स बाहर हो तो यकीनन उसके बच्चे जरूर बाहर नहीं होंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में पता है उसकी फैमिली के साथ क्या हो, तो वो आ जाएगा यकीनन। उन्होंने कहा जी मीडिया के सामने पेश करें हुजूर, जब 10, 12, 15 दिन आप गुजार के आते हैं ना, आपको 10, 12, 15 दिन तो आपका दिमाग सीधा नहीं होता, आप इस काबिल नहीं होते अपने घर वालों से बात कर पाए। ये फरमाएं कि अब आपका लाहे अमल क्या है, क्योंकि इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी अदालत के हवाले से भी तैयार हैं, उनकी जो ख़दशात हैं या उनके जो रिजर्वेशन हैं कुछ और इश्यूज़ पर हैं, और वो आपको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइनी अदालत को मान जाएं तो आपको मंसूर अली शाह की सूरत में चीफ जस्टिस साहब मिल जाएंगे और कुछ चीज़ें आप पीछे हटें कुछ। तो क्या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो जाते हैं तो आप उनका साथ देंगे, कुछ चीज़ें गिव एंड टेक होगी या नहीं, आप इस पूरे जो पैकेज है पूरे को रिजेक्ट करते हैं? अच्छा साहब, देखें पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है, लेकिन हम किसी भी किस्म, मौलाना साहब की अपनी चॉइस हो सकती है कि 8 दिन बाद वो क्या करते हैं या 10 दिन बाद वो क्या फैसला करते हैं, ये तो वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने देख लिया कि किसी भी इस अमेंडमेंट में से एक अमेंडमेंट का हिस्सा बनना भी हमारे लिए खतरनाक है। हैविंग सेड दैट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वाले से आ रही है, ये देख लिया जाए अल्टीमेटली इस कोर्ट का मकसद हमें फारिग करना है। आपको अगर याद हो, तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाएगी। ये अगर केस आता है, गवर्नमेंट फेडरल कैबिनेट अप्रूव करती है, तो ये कौन सी कोर्ट पे जाएगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। उसको कौन हेड कर रहा होगा? जिसका नाम लिया जा रहा है। अगर वो शख्स बैठ के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और हमारे खिलाफ दरखास्त आती तहरीक इंसाफ पाबंदी लगे, हमें बंद कर दिया जाएगा। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मकसद मंसूर अली शाह साहब या सुप्रीम कोर्ट की जो पैरेलल एक मुतवाजी एक और अदालत कायम करना है और उनके तमाम फैसलों को परे कर देना है, हमारी रिजर्व सीट्स का जो फैसला है वो किसके पास जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा। हमारी जो इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशन है, या खान साहब का मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से फैसले हैं, यानी कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करना है कि क्या किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, वो सारे फैसले इस कोर्ट में जाएंगे। अगर इस कोर्ट के पास हमारी तकदीर के फैसले होने, तो हमारे तो हर सूरत के उसके ऊपर इनकार है, हम किसी किस्म की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या मौलाना साहब बनेंगे? अल्टीमेटली ये उनकी चॉइसेस है, लेकिन आज के दिन तक मैं आपको बता दूं, मौलाना साहब की ये नहीं है कि इस शिक को निकाल दे उस शिक। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि पहले पढ़ाया जाए, पहले समझाया जाए कि ये अमेंडमेंट क्यों आ रही है, इसकी टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अचानक रात को 12 बजे के करीब 3 दिन मुसलसल 12 बजे की दोनों सेशंस के इजलास क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्या आखिर इतनी जल्दी है क्या चीज के ऊपर? ये इंसान को खुद एक स्केप्टिकल कर देती कि यार कोई ना कोई रोला किसी का, मौलाना उस रोले के चक्कर में। सो अगर 8-10 दिन बाद वो समझते हैं किसी चीज का पार्ट बनना चाहे, देखिए अल्टीमेटली अवाम ने आपको जज करना है आपके फैसलों की वजह से, और तारीख ने आपको याद रखना है अपने इनके फैसलों की वजह से। आज पाकिस्तान की अवाम में इस 3-4 दिन की ये जो तमाशबीनी हुई है, पहले 10 MNA उठाना, रात की तारीखी में 2:30 बजे करीब साने पार्लियामेंट करना, फिर उसके लिए हमारे 8 MP MNA उठा के ले जाना, फिर उसके बाद एक यानी कि प्रेशर बनना कि रात 12 बजे तक सेनेट और कौमी असेंबली चल रही है। अच्छा, ये पाकिस्तान की अवाम को समझ लग गई कोई ना कोई रोला है, दाल पूरी की पूरी काली है। साहब, ये मीडिया भी चीख चला रहा है कि कोई इंसानी हकूक़ के मुनाफी, अदलिया के मुनाफी कानून साजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीडिया तो इस वक्त बाय एंड लार्ज यही पुकार रहा है। अब ये फरमाएं कि पहले इतला आई कि आप इसको चैलेंज कर रहे हैं मुजवज़ा तरमीम को, पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 या 8 मेंबरान ने चैलेंज कर दिया, आप भी चैलेंज करने जा रहे हैं और कोई पिटीशन आपने तैयार की है?
जी बिल्कुल कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में एंड पे सारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी पिटिशंस हैं वो सारी की सारी कब हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और यकीनन उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुनेगी। हैविंग सेड दैट, एक जो कानून है उसमें यह भी है पड़ा कि आप गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के किसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली इसको भी कर्व किया जा रहा है, लेकिन यकीनन इस कानून के आने से पहले पहले हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, उसको चैलेंज भी करेंगे और आई एम श्योर कानून बनाई नहीं और इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास बप्पी साहब, आपके वक्त का आप मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं इरशाद साहब। अगेन बात वही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। बिलावल साहब ने कल फिर उनसे मुलाकात की, लेकिन मौलाना साहब ने ये कहा है कि मुझे तो मुसव्विदा दिखाया ही नहीं गया। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जब ये सारी 2 शब पहले चल रहा था तो उन्होंने कहा था जी हुकूमत कहती है कि हुकूमत लड़की दिखाती नहीं है और फिर ये भी कहती है कि रिश्ता भी कबूल करें, तो ऐसा तो नहीं होगा। बहरहाल अब मुसव्विदा कुछ उनके पास ऑब्वियसली पहुँचा होगा जिस पर बातचीत जारी है। आप समझते क्या हैं, क्या मौलाना फजल रहमान के बारे में हुकूमत जो एक तासुर दे रही है कि उनको ये टास्क दिया गया है कि वो ऑन बोर्ड करे पीटीआई को भी, दीगर अपोजिशन को भी, क्या मौलाना ये कर पाएंगे? और क्या जिस तरह की तरमीम और मुसव्विदा सामने आया है उसमें है हुकूमत की तरफ से उस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा कि एक ऐसी तरमीम आए जो पूरी पार्लियामान जिसको मंजूर कर रही हो, जिस पर सबका कंसेंसस है, या फिर हुकूमत फिर एक अटेम्प्ट करेगी कि अब्बास साहब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और कल वसीम सज्जाद साहब ने भी हमें ये बताया कि आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर का उसूल तय पा चुका है वो ये है कि इस्लामी जो शिकें हैं, वफाकियत का जो पहलू है, पार्लिमानी निज़ाम, अदलिया और इंसानी हुकूक, ये 5 चीज़ें हमारे आइन की बुनियाद हैं। इनको 2/3 मेजॉरिटी तो क्या पूरी पार्लियामेंट भी अगर तब्दील करना चाहे तो वो नहीं कर सकती इस आइन के होते हुए। अगर वो चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम ना हो, सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं, तो वो फिर उसको नए सिरे से एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली लानी पड़ेगी, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दिए जाएँ, आर्टिकल 8 जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको नया आइन बनाना पड़ेगा। ये आइन में आप अमेंड नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना रहे ये, तो उसके लिए आपको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा और इस बुनियाद पर इलेक्शन कराएंगे। आपके ये पाकिस्तान जो है, ये अयूब खान के दौर में भी कोशिश हुई, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुई कि सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान लिख दिया जाए, नहीं मानी कौम। तो ये जो तरामीम हैं ये बुनियादी हकूक़ इससे मुतसादिम हैं, अदलिया की आज़ादी इससे मुतसादिम है, अदलिया की आज़ादी से ये मुतसादिम है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो हकूक़ हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों को हासिल हैं, उनको पार्लियामेंट समेत महरूम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये मौलाना फजलुर रहमान या पीटीआई का इशू नहीं है, या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये कौमी इशू है और इस पर इनको तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, रवैये भी तब्दील करने पड़ेंगे, ये जो तरमीम है इसको भी तब्दील करना पड़ेगा। सही इरशाद साहब, इस पर ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे। हमें राजा रियाज साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब कच्ची पेंसिल से आपने आईनी तरमीम लिखी और जिसको मौलाना ने मिटा दिया, पीटीआई भी उनके साथ है। ये जो सारी प्रैक्टिस आप आइन में तरमीम करने जा रहे थे और आपकी जमात का होमवर्क ही मुकम्मल नहीं था, इससे आपने पाया क्या है, मिला क्या है आपकी जमात को और आपकी हुकूमत को? देखें भाई, जो हकीकत है वो ये है कि हमें जो बताया जा रहा था कि हमारी सारी बात हो गई थी और सब कुछ फाइनल था, लेकिन उसके बाद ऐन वक्त पे कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस तरह बात पहले तय हुई थी उससे दूसरी शक्ल अख्तियार कर गई। अगर ये बात सच्ची है फिर तो ठीक है, और अगर ये बात सच्ची नहीं और होमवर्क नहीं था, चीज़ें तय नहीं थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी की गई है, जो कि मैं समझता हूँ गलती है। अगर इसको सारे को मेरे भाई, मेरे लिए काबिल एहतराम है इरशाद साहब, वो जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि इतनी इसमें नुकसानदेह चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी अवाम, कौम
और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से होमवर्क इसका हुआ है, मैं भी आपकी तरह उससे एग्री नहीं करता और मैं समझता हूं कि ये गलत हुआ है। इसमें जो सारी चीज़ें डिस्कशन में लानी चाहिए थी, मीडिया में भी, सब सियासी जमातों पे भी, और अगर वो ये समझा जाता कि ये मुल्क के फ़ायदे में है, ये हर पाकिस्तानी के फ़ायदे में है, तो मेरा ख्याल है कोई पार्टी उसकी मुखालफत नहीं कर सकता था। इवन के पीटीआई भी उसकी मुखालफत मेरा ख्याल है नहीं कर सकती थी। राजा साहब, अब हुआ ये है कि इनको पहले सामने लाया नहीं गया जी। अब जो ना लाने की वजह से उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी डिस्कस हो रही हैं जो उसमें शामिल ही नहीं है, जो उसका हिस्सा ही नहीं है, लेकिन मीडिया में वो भी डिस्कस हो रहे हैं कि ये होने लगा है, जिस तरह अभी मेरे भाई इरशाद साहब ने भी कहा है। तो इस तरह चीजें नहीं है। अगर उसका बगौर जितना मेरे इल्म में आया है कि उसके बहुत सारी चीजें उसके फायदेमंद है। आम जिस तरह कल हमारे जो वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने कहा इसके बाद हम दूसरे मरले में सेशन कोर्ट तक जा रहे हैं, सिविल। देखे ना, ऐसे मुकदमे भी हैं जहां पे लोगों को फांसी की सजा हुई और वो सारी उम्र कैद भुगत के फांसी होगी, बाद में उनकी तारीख लगी और उन्हें बेगुनाह कर दिया गया। ये भी तो इस मुल्क में जुल्म हो रहा है। 65,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट में केस अल्तवा का शिकार हैं, और हमारे जिलों में तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितना बुरा हाल है। इतना बुरा निज़ाम ये इंसाफ पाकिस्तान के जिलों में है कि आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इस तरह होता है। राजा साहब, तो अगर इसमें बेहतरी के लिए कुछ चीजें सबको ऑन बोर्ड, एक मिनट सर, जी, सबको ऑन बोर्ड करके कर ली जाती तो बहुत अच्छा था। जी राजा साहब, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक होना और चीज़ है, और बहुत सारी ख़राब चीज़ें उसमें शामिल होना ये तो नहीं कहा जाता। या तो आप टोटल सही बातें लेके आएँ, फिर किसी को मुखालफत की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ चीज़ें आप अच्छी करके उसमें मिक्स कर दें, मिला दें, दो चार चीज़ें, इंसानी हकूक़ भी पामाल कर दें, अदालती सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस भी कम कर दें, तो ज़ाहिर है वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है, आप ख़ुद मान रहे हैं कि छुपाया गया, ये छुपाने की वजह क्या थी? कभी आप तो इतने पुराने कानून साज हैं, आप सूबाई असम्बली में रहे, कौमी असम्बली में रहा, हमेशा असम्बली का इजलास उस वक्त बुलाया जाता है जब कोई भी कानून साजी हो तो होमवर्क मुकम्मल हो चुका होता है, और फिर उसको पार्लिमानी पार्टी में लाया जाता है, कैबिनेट में लाया जाता है, फिर असम्बली में लाया जाता है, कमेटी में ले जाते हैं। तो ये सारे मराहल नहीं किए गए, असम्बली का इजलास बुला ले गए, इसी तो शक व शुबा पैदा हुआ कि मशकूक चीज़ें हैं। नहीं इरशाद साहब, मेरे ख्याल में मैंने अपनी शुरू में बात की थी, वो ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि चीजें सब तय थी। अच्छा। और बाकी सियासी जमातों के साथ भी सारा कुछ तय था। इवन ये भी मेरे इल्म में आया है आज सुबह ही कि मौलाना साहब से भी चीजें तय थी। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर भी मिले, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी मिले थे, और बिलावल भुट्टो साहब भी मिले थे। उसके बाद कोई ऐसा बीच में तय होने के बाद हुकूमत ये कह रही है कि तय होने के बाद ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मौलाना साहब ने उस पे, या हुकूमत कोई तर्जमान जो हैं वो कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, या मौलाना साहब की तरफ से कुछ थोड़ा सा मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, तो उसकी वजह से, क्योंकि सारा काम तो रुका है मौलाना साहब की वजह से, और वो किसकी गलती है वो पता चल जाएगा, मीडिया पे भी आ जाएगा कि हुकूमत की गलती है या मौलाना साहब को कोई उसमें दोबारा कोई उसमें चीज़ें गलत नज़र आई और उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। ये आइंदा 2-4 दिन में मीडिया पे भी आ जाएगा कि किस साइड से गलती है। लेकिन ये चीज़ मेरे इल्म में है कि सब कुछ तय था और हुकूमत समझ रही थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना और हम करा लेंगे। नहीं, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम मौलाना साहब से शुरू हो गया। राजा साहब, रिपोर्ट ये हो रहा है कि मौलाना साहब को एक बात बताई गई, पीपल्स पार्टी को एक बात बताई गई। जब बिलावल भुट्टो साहब मौलाना से मिलने गए तो पता चला कि जी हमें तो कुछ और कहा गया है, मौलाना ने कहा मुझे तो कुछ और कहा गया है, और वहाँ से मामला ख़राब हुआ। तो ये नातजर्बाकारी थी, चालाकी थी, या कोई मौलाना को बहुत ज़्यादा सादा समझा गया था? नहीं, मौलाना साहब को सादा समझना कहीं ना कहीं फॉल्ट है
अब मैं नहीं क्लियरली बता सका क्योंकि मैं इसके अंदर तो नहीं था कि मैं नहीं बता सकता कि किस साइड से फॉल्ट है, लेकिन ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी है या मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई है। अगर ये दोनों हुई हैं, जिस तरफ से भी हुई हैं, मैं समझता हूं ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। एक साफ क्लियर पोजीशन लेके इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। इस तरह अबहाम में जो कदम उठाया गया है उसमें मैं इसमें कोई इतनी बड़ी नाकामी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। फॉल्ट किसका है? आदम नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, वही इस सारे मामले को लेकर चल रहे थे, क्या उनका फॉल्ट है? दूसरा, अब जो हामिद खान है उन्होंने 19 तारीख से वकला मूवमेंट का ऐलान कर दिया है, अगर वो उनकी जो तहरीक चलती है तो फिर आपके लिए एक चैलेंज है। तो आप समझते हैं कि आदम नज़ीर तारड़ साहब की परफॉर्मेंस अब तक ठीक है और तसल्ली बख्श है? नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार आदमी हैं, कानून को समझते हैं। उनकी तरफ से मुझे नहीं पूरा यकीन है कि उनकी तरफ से फॉल्ट नहीं होगा। फॉल्ट कहीं ना कहीं है और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और अब हुकूमत को चाहिए, हम तो यही हुकूमत को मशवरा देंगे कि सारों को ऑन बोर्ड करें, बल्कि इसको पब्लिक कर दें, इसको पब्लिक डिबेट में ले आएं। और जो कोई पब्लिक की तरफ से आता है कि ये गलत है, उसको उसमें से डिलीट करें। जो पब्लिक के हक में है, जो पाकिस्तान के हक में है, जो पाकिस्तानियों के हक में है, उस पे अमल करें। और उसमें फिर कोई जमात, सियासी जमात, इवन के पीटीआई भी फिर उस पर मुखालफत नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये फरमाएं राज साहब के काजी फ़ायज़ ईसा साहब, तासुर ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है वो काजी साहब को अकोमोडेट करने के लिए बनाई जा रही है, और उनको सारे इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं, और जो नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वो भी उनके हवाले किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना, ट्रिब्यूनल के केसेस जो होते हैं, नशिस्तों के मामलात, सियासी मामलात, वो उनके हवाले कर देना, इंसानी हकूक़ के सारे केसेस उनके हवाले कर देना, जजों के जो है जुडिशल कमीशन की सरबराही उनके हवाले कर देना। तो ये क्या मजबूरी है? इतना बड़ा रिस्क आप एक शख्स के लिए आपकी जमात क्यों ले रही है? पहली बात तो है जी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी है, और अगर उम्र बढ़ी भी तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसके बाद ये मेरे पास तो हर तरफ से यही खबर है कि वो किसी भी अपनी इस मुद्दत जो उनकी रिटायर होने की, उसके बाद वो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहली बात तो जो मेरे इल्म में। दूसरा, जो आईनी अदालत है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर वक्त ही आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मांगी जाती है। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें अल्तवा में रहती हैं जो आम पब्लिक के केसेस है। तो उसके लिए ये भी बहुत से मुल्कों में ये इस तरह की आईनी अदालतें हैं, और अगर ये इसका फ़ायदा है, इससे आम पाकिस्तानी को फ़ायदा है, और इसमें कोई ऐसी गलत ना हो चीज़, ख़ास तौर पे ये इंसानी हकूक़ की मैंने तो कहीं बात नहीं सुनी कि इंसानी हकूक़ पे कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई होगा आईनी अदालत में। आर्टिकल 8 अगर जो वो है, पाकिस्तान के आर्टिकल 8 को अमेंड किया जा रहा है जो इंसानी हकूक़ के हवाले से है। जी, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरे ख्याल, ठीक है, और इसको होना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी मुखालफत भी करता हूँ, और इंसानी हकूक़ पे दुनिया में तो इसमें और ज्यादा आगे जा रही है, हमें पीछे की तरफ रिवर्स नहीं होना चाहिए और ना इसको होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसकी हमायत नहीं करता। और दूसरा ये है कि अगर इसमें भी इसको भी पब्लिक कर लें, और इसके जो अच्छे पहलू हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के फायदे के लिए हैं उनको कर लें, और जो जिस तरह आप फरमा रहे हैं आईनी हकूक़ के हवाले से तफज़ात हैं या और कोई तफज़ात हैं, उनको ना करें। इनको जो अदालतों के बेहतरी के लिए काम हो सकता है, अवाम की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है, उनसे ये काम लिया जाए। जहाँ तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब का है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी चीज का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है राजा साहब ये तो बहुत ही आपकी साहिब बात है कि ये मुसवदा पूरा पब्लिक किया जाए, आवाम से
इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, सिविल सोसाइटी से, वकला से, मीडिया से इनपुट ली जाए, फिर उसके बाद पे ये तो बहुत अच्छी आपने तजवीज़ दी है। और आप ये कह रहे हैं कि काजी साहब के बारे में आपको यकीन है कि वो इस अदालत का ना हिस्सा बनेंगे, ना उसके चीफ जस्टिस बनेंगे, वो रिटायर होकर चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल और है कि अगर ये मुकदमात के अल्तवा का मसला है या उसकी तादाद में इजाफे का मसला है, तो सुप्रीम कोर्ट को 5 जज और दे दें या 6 जज और दे दें, क्योंकि पहले भी तो ये 5 जज की आप अदालत बनाना चाह रहे हैं, तो 5 जज और दे दें और वो सिर्फ आइनी उमूर देखा करें, तो इससे मामला हल हो जाएगा, तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इस तरह हो जाए। जब पब्लिक होगा तो हर तरफ से वकला की, कल वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, अपना साबिक स्पीकर जो हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा पाकिस्तान की किसी बार एसोसिएशन में मैं ये लेके आपके साथ जाने को तैयार हूं, और किसी जगह से अगर कोई मुखालफत आए तो हम इसको वापस ले लेंगे। तो अगर वो इसी की मुखालफत नहीं आनी तो फिर इसको पब्लिक करने में क्या अर्ज है। जब वो ये चैलेंज कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब असद कैसर साहब को कि किसी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन में ले जाएं, वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, तो फिर उनके पास ले जाएं और उनसे वेट करा के, उनकी दस्तखत करा के तो इसको करा लें। इसी तरह इंसानी हकूक की तंजीमों के पास ले जाएं, इसी तरह साफियों के पास ले जाएं, तो सारों का उस पर अपना अपना हिस्सा डल जाएगा और सारों को उसके कोई जो ये अवाम पैदा हुआ है, ये अवाम को ख़त्म करना चाहिए। अच्छा राजा साहब, हालात ये हैं कि कुछ जो आपकी हुकूमत के हिस्से में बज़ाहिर कामयाबियाँ भी थीं, वो बेवक्त कुछ और इवेंट्स होने की वजह से चली गई। मिसाल के तौर पे IMF पैकेज के लिए, अब बोर्ड के लिए आपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, महंगाई सिंगल डिजिट हो गई, शरह सूद कम हो गई, लेकिन ये सारा जो आइनी तरमीम वाला मामला, ये सब कुछ उसके पीछे गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर का जो जलसा किया, खासा मवाद उन्होंने खुद पे तनकीद के लिए फराहम किया, लेकिन आपने पार्लियामान से बंदे उठा के वो सारा आप पीछे ले गए। तो ये एडवेंचर क्यों करती है हुकूमत ऐसे? ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि ये क्यों किया गया है। ये बड़ा गलत हुआ है, और किसने किया है, क्यों हुआ है, ये सारा हुकूमत। स्पीकर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है, बड़ा जेन्युइन स्टैंड लिया है, और उन्होंने बता दिया है कि मजबूत स्पीकर क्या होता है। लेकिन इससे आगे जाना चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब को भी इसका जितना नोटिस लिया इससे ज़्यादा नोटिस लेना चाहिए, और इसमें जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि जी फरमाएं नहीं बात करें दूसरी। मैं दूसरा जो आपने गंडापुर साहब का कहा है, तो वो उन्होंने जिस अफगान के साथ मीटिंग की थी, आज पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का कौमी तराना बजा है, गंडापुर साहब, इनके वजीर सारे खड़े हो गए। तो अफगान वहां पे जो नुमाइंदा था अफगान हुकूमत का, कौंसल जनरल के क्या, वो पाकिस्तानी तराने पे बैठा रहा है। ये तो गंडापुर साहब की हालत है। अब उसके बाद मैं गंडापुर साहब के बारे में क्या बात कर सकता। चलो ठीक है। अच्छा ये फरमाएं, जो बात मैं करने लगा था कि ये जो कुछ हुआ, कौमी असम्बली से लोगों को उठाया गया, शर्मिंदगी हुकूमत को उठानी पड़ी, आप समझते हैं कि हुकूमत के अंदर कोई ग्रुपिंग है? एक ग्रुप जो है वो एक साइड पे जा रहा है, जो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाता है, मामलात को आगे ले जाना चाहता है, और एक ग्रुप जो है वो इंतकाम और गुस्सा और उसका शिकार है, और उसकी वजह से अपनी ही कामयाबियों पर वो पानी फेर देता है। ऐसी कोई बात नज़र आती है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़रूर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है। लेकिन वो आपको पता है कि वो अपनी पिच पे खेल रहे हैं और अपनी पिच पे चीज़ों को लेके इत्तेहादी ज़रूर है। उन्होंने वजारतें भी नहीं ली हुई और हुकूमत को भी सहारा दिया हुआ है, लेकिन वो अपनी पार्टी की मजबूती के लिए या पार्टी को पंजाब में स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। कोई ऐसा बाल जो लूज हो उस पर वो पूरा खेलते हैं, और उनका हक है
कि वो खेलें, इस पे हमें एतराज नहीं है, लेकिन वो उस लूज बॉल पे पूरा खेलते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से खेलते हैं, बड़े शार्पनेस से खेलते हैं। तो इस में भी फिर आपको इसको जिस तरह आप फरमा रहे हैं ग्रुप भी कह लें, और वो हमारे अतादी भी हैं, उनकी वजह से हुकूमत भी खड़ी है। ये जो बंदे तो गिरफ्तार हुए रात को असम्बली के अंदर से, जो बंदे गिरफ्तार हुए वो तो पीपल्स पार्टी ने नहीं कराए होंगे, आपके ही किसी वज़ीर ने हुक्म दिया होगा, किसी अफसर से कहा गया होगा कि ये उठा लें, तो वो तो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर से ही कुछ हुआ होगा, हुकूमत के अंदर से हुआ होगा, पीपल्स पार्टी से तो नहीं हुआ होगा। अब अतादी भी हुकूमत भी है और कुछ लोग अताद का हिस्सा भी हैं, अरशाद साहब आप भी जानते हैं, तो इस वजह से फिर हर चीज़ जो है उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं और वो ही ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप जा फरमा रहे हैं क्योंकि इस वक्त लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो चीज़ें तो फिर मुस्लिम लीग नून के गले पड़ती हैं। अब ये जो लोग उठाए गए हैं ये गले तो मुस्लिम लीग नून के पड़े हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।